कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमारे द्वारा अमेरिकी क्रांति की बात हो रही थी और अमेरिकी क्रांति की पृष्ठभूमि और पृष्ठभूमि के साथ में हमने कारण कुछ पढ़े थे और कारण पढ़ने के बाद में आज पार्ट 2 शुरू करते हैं अमेरिकी क्रांति का। कोशिश करिएगा कि पूरी की पूरी क्रांति को अच्छे से समझिए ताकि अमेरिकी क्रांति पर कभी भी प्रश्न आए तो आपको कभी भी उत्तर लिखने में कभी भी दिक्कत ना हो। तो मैं आपसे बात कर रहा था अमेरिकी क्रांति की। बोर्ड पे अच्छे से नहीं दिख रहा होगा शायद आप लोगों को। तो ये जो अमेरिकी क्रांति है, ये अमेरिकी क्रांति के हम कारणों को देख रहे थे और कई सारे कारणों को हम पढ़ चुके थे, पर कारण खत्म नहीं हुए थे क्योंकि कई सारे कारण इंपॉर्टेंट और बाकी थे। हमने बौद्धिक कारण देख लिया था, वाणिज्यिक नीति देख ली थी और उसके बाद में हमने वाणिज्यिक नीति में कई सारे कारणों को देखने की कोशिश की। अब एक कारण आता है, उस कारण का नाम रहता है ग्रेनविले की नीतियां। ग्रेनविले की नीति और एक और साथ में हम पढ़ेंगे सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध 7 वर्षों तक के चला। मैं आपको पहले कह रहा हूं वीडियो देखिएगा, पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा। आधा अधूरा देखोगे तो कभी कोई बात क्लियर नहीं होगा। और पढ़ने का एक तरीका रहता है, एक लहजा रहता है। आप उस लहजे पर हमेशा जाओगे तो एग्जाम की निकलने की प्रायिकता ज्यादा रहेगी। तो आप जरूर देखिए वीडियो, पर आधा मत देखिए, नहीं तो मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर देखिए वीडियो तो पूरा देखिए और पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। तो एक युद्ध होता है, अमेरिका है, और अमेरिका का जो उत्तरी भाग रहता है वहां पर आता है एक देश जिसका नाम रहता है कनाडा। और कनाडा के ऊपर अधिकार रहता है फ्रांस का। किसका अधिकार रहता है? फ्रांस का। और फ्रांस की झड़पें यूरोप में हमेशा ब्रिटेन के साथ होते रहती थी। और जो अमेरिका था उसके ऊपर अधिकार किसका था? ब्रिटेन का। और ब्रिटेन का अधिकार होने के कारण जिस प्रकार से यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन झगड़ते रहता था, उस प्रकार से इस क्षेत्र में भी, इस अमेरिकी महाद्वीप में भी फ्रांस और ब्रिटेन लगातार झगड़ते रहते थे। और यही कारण था कि यहाँ पर आपको 1756 के करीब करीब एक युद्ध दिखाई देगा जिसका नाम था सप्तवर्षीय युद्ध। और ये सप्तवर्षीय जब युद्ध होता है और ब्रिटेन की जब विजय होती है, तो ब्रिटेन की विजय के बाद में अब अमेरिका की जनता इस भय से मुक्त हो जाती है कि भैया अब हमारे ऊपर जो निर्भरता थी, हम जिसके ऊपर ज्यादा निर्भर थे, किस देश के लिए? फ्रांस देश के लिए, कि कहीं फ्रांस, हम ब्रिटेन को हटा देंगे तो फ्रांस हमारे ऊपर अधिकार कर लेगा। ये निर्भरता जब समाप्त हो गई तो अमेरिका की जनता को लगा कि अब हमें ब्रिटेन को भी हटाना चाहिए। तो सप्तवर्षीय युद्ध ने भी कहीं ना कहीं अमेरिकी क्रांति को करने में या होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ में आई ग्रेनविले की नीति। ग्रेनविले कौन था? ग्रेनविले ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। और जैसे ही ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के बाद वहां का जो शासक था जॉर्ज तृतीय, उसके द्वारा कहा गया कि भैया इस सप्तवर्षीय युद्ध के माध्यम से हमने फ्रांस के ऊपर अधिकार तो कर लिया, फ्रांस के कनाडा वाले क्षेत्र पर अधिकार तो कर लिया, परंतु हमारी आय नहीं बढ़ी। हमारी प्रॉफिट जो थी, वो जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो कम हो गई। वो प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आप कुछ ना कुछ करो। तो ग्रेनविले ने क्या किया? भारत अमेरिका के पूरे क्षेत्र पर जो पुराने कानून लगे हुए थे, उन सभी कानूनों को बहुत अधिक ज्यादा कठोरता के साथ लगाकर राजस्व ज्यादा वसूलने की कोशिश की। अमेरिका की जनता दुखी हुई, और जब वो दुखी हुई तो उनके द्वारा कहा गया कि जिस संसद में हमारा कोई प्रतिनिधि ही नहीं है, उस संसद को हमारे लिए कानून बनाने का अधिकार ही नहीं, अर्थात प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। और इस माध्यम से ग्रेनविले की नीति के विरोध के चक्कर में वो ब्रिटेन का विरोध कर बैठे, और ब्रिटेन का विरोध जब कर बैठे तो युद्ध शुरू हो गया, और युद्ध ही आगे चलकर क्या कहलाया? क्रांति।
और इस प्रकार से हमें बोस्टन टी पार्टी दिखाई देंगे, और बोस्टन टी पार्टी जब दिखाई देती है इसी के बाद में अमेरिका की आज़ादी हमें दिखाई देती है। वो बोस्टन टी पार्टी हो जाने के बाद में अमेरिका जब आज़ाद होता है तो अमेरिका के आज़ाद हो जाने के बाद हमें इसका प्रभाव विश्व पर दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? अमेरिका की क्रांति चल रही थी, तो अमेरिका की क्रांति के कारण अमेरिका जैसा एक देश बना जिसने पहला लिखित संविधान बनाया। कौन सा संविधान बनाया? लिखित संविधान बनाया, और पहली बार जनता को मौलिक अधिकार दी। तो विश्व पर अमेरिकी क्रांति का प्रभाव पड़ा कि भैया अमेरिका जैसा देश बना और लिखित संविधान आया, और साथ में स्वतंत्रता समता की बात बोली गई। ये किसने बोली? अमेरिकी क्रांति में जो भी शासक थे, जो भी नेता थे, उनके द्वारा बात बोली गई। क्योंकि ब्रिटेन के द्वारा जो शासन यहाँ पर किया जा रहा था वो समतामूलक था कि नहीं था? अगर समतामूलक होता तो स्वाभाविक रूप से ब्रिटेन के शासक के खिलाफ अमेरिका की जनता जाती ही नहीं। दूसरा प्रभाव क्या हुआ ब्रिटेन पर, कि ब्रिटेन अब समझ गए कि भैया शासन करना है किसी भी क्षेत्र पर तो शासन करने की पद्धति को बदल दो। तो उसने शासन करने की पद्धति को बदल दिया। पहली बात उन्होंने क्या किया कि रंग के आधार पर उन्होंने उपनिवेश को चुनना शुरू किया, एक काले रंग के और एक गोरे रंग के। गोरे रंग के जितने भी उपनिवेश बने, जैसे कि उन्होंने आगे चलकर ऑस्ट्रेलिया को बनाया और आगे चलकर न्यूजीलैंड को बनाया। और यहाँ जब उन्होंने उपनिवेश बनाया तो उपनिवेश बनाने के बाद में यहाँ पर शासन कठोरता के साथ नहीं किया, बल्कि यहाँ के जनता को स्वशासन दिया और बोला कि तुम शासन करो परंतु हमारी सुपरमेसी को आप मान के चलो। और जहां पर काली जगह पर उन्होंने शासन किया, जैसे कि भारत के क्षेत्र में, तो यहाँ पर प्रारंभ से ही क्या किया, उन्होंने शासन को कठोर बनाने की कोशिश की। तो मतलब भारत में ब्रिटेन की नीति जो थी वो ब्रिटेन की नीति किसके कारण और कठोर बनी? अमेरिकी क्रांति के कारण। दूसरा, भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो भारत पर यह प्रभाव पड़ा कि भारत को अपने प्रारंभ में ही जब उपनिवेश बना तब से ही कठोर नीति का भोग भोगना पड़ा। चाहे वॉरेन हेस्टिंग लो, क्लाइव लो, चाहे अन्य शासक लो, वेलेजली लो, डलहौजी लो, कर्जन लो, सब शासक लो, उनके द्वारा कठोरता के साथ, तलवार के साथ, उनके द्वारा तोप के साथ, उनके द्वारा क्या किया गया? शासन करने की कोशिश की गई। परंतु एक देश पर प्रभाव पड़ा, वो करना तो कुछ चाह रहा था परंतु हो कुछ गया। एक देश था जिसका नाम था फ्रांस। फ्रांस में जब अमेरिकी क्रांति हो रही थी तो फ्रांस में लुइयों का शासन था और वहां का लुई शासक था 15वां। और लुई 15वां के समय में ही सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, और सप्तवर्षीय युद्ध फ्रांस हार गया था किससे? ब्रिटेन से। और उसमें हमेशा कसक बची रहती थी कि भैया मैं हारा हूं तो कब मुझे बदला लेने का मौका मिले, और ये बदला लेने का मौका मिला अमेरिकी क्रांति में। तो अमेरिकी क्रांति में जब उसे बदला लेने का मौका मिला तो उस फ्रांस के द्वारा अमेरिकी क्रांति की समर्थक जनता की ओर से युद्ध लड़ा गया। युद्ध लड़ा, एक प्रकार से लुई 15वां ने अपने दिल की कसक को तो निकाल लिया, पर भैया अमेरिका ने बदले में से कुछ नहीं दिया। यहाँ पर जो ये जो कौन सा देश है? फ्रांस। यहाँ पर जो खर्च था सेना का बढ़ गया। अब जब सेना का खर्च बढ़ गया तो फ्रांस में 3 प्रकार के समाज थे, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। फर्स्ट में केवल और केवल शासक आते थे। कौन आते थे? शासक और जमींदार। सेकंड में पोप पादरी, और थर्ड में आते थे अन्य लोग जैसे कि किसान, चिकित्सक, डॉक्टर या फिर अन्य मजदूर। पहले के 2 स्टेट को कभी भी, मतलब समाज के 2 वर्ग को कभी भी इनको कर नहीं देना पड़ता था। कर देना पड़ता था केवल इस थर्ड स्टेट के लोगों को। जब अमेरिकी क्रांति में फ्रांस के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, वो पार्टिसिपेट करके सप्तवर्षीय युद्ध का क्या किया? बदला लेने की कोशिश की। पर अमेरिकी क्रांति में, अमेरिका की आजादी के बाद जब फ्रांस को कुछ नहीं मिला
तो सेना खर्च बढ़ गया, और सेना खर्च जब बढ़ गया तो इस सेना खर्च का पूरा करने के लिए उन्होंने अमेरिका के सामने कुछ नहीं बोला। उन्होंने क्या किया, अपने ही जनता में जो तीसरा वर्ग था, जो करदाता था, उसके ऊपर कर की मात्रा को बढ़ा दिया। ये लोग असंतुष्ट हुए। थर्ड स्टेट कौन हुआ, असंतुष्ट हुआ। और साथ में अमेरिकी क्रांति में जो जो सैनिक लड़े थे, उन सैनिकों के द्वारा अमेरिकी क्रांति के आदर्शों को भी अपने साथ में फ्रांस में लेकर गया, जिसका नेतृत्व फ्रांसीसी सेना का एक प्रमुख व्यक्ति लफायत के द्वारा किया गया। और लफायत के द्वारा कहा गया कि भैया अमेरिका में जो क्रांति हुई है ना, वो स्वतंत्रता के लिए, समानता के लिए, बंधुत्व के लिए हुई है। तो भैया स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो नारा था वो फ्रांस में पहुंचाया, और लफायत नामक सेनापति के द्वारा लगातार जनता में बात बोली गई कि भैया अमेरिका में जो मैं गया था वहां पर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लिए लड़ाई लड़ी। हमारे यहाँ पर स्वतंत्रता है ना, समानता है ना, बंधुत्व है, तो हमें भी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लिए लड़ना चाहिए। और कहीं ना कहीं अमेरिकी क्रांति के कारण फ्रांस की जनता में चेतना आई, और फ्रांस की जनता भी क्या हुई, आगे क्रांति के लिए आकर्षित हुई। तो मतलब प्रभाव के रूप में फ्रांस को कहीं ना कहीं झंझोर दिया, और फ्रांस की क्रांति कहीं ना कहीं अमेरिकी क्रांति के कारण हमें दिखाई देने लगी। ये हमें 4 देशों पर प्रभाव दिखाई। अब बात आती है स्वरूप की। स्वरूप की बात आती है तो मतलब ये कैसा स्वरूप था, प्रकृति कैसी थी। तो स्वाभाविक रूप से जो अमेरिकी क्रांति का स्वरूप मतलब किस प्रकार का था, ये कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, कौन नहीं पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो भैया इस बात के आधार पर नेचर बोला जाता है ना, तो अमेरिकी क्रांति का जो स्वरूप था वो पहला उपनिवेश विरोधी, उपनिवेश का विरोध किया उन्होंने और कहा कि स्वतंत्रता पर बल दिया, बंधुत्व पर बल दिया और समता पर बल दिया। उन्होंने उपनिवेश का क्या किया, उन्होंने विरोध किया। दूसरा, इस आंदोलन में, इस क्रांति में, आंदोलन नहीं कहूंगा मैं, क्रांति कहूंगा, इस क्रांति में मध्य वर्ग ने नेतृत्व की भूमिका निभाई, और जो निचले वर्ग थे उन वर्गों को नेतृत्व दिया, और आंदोलन को क्या किया, क्रांति को क्या किया, सफल बनाने की कोशिश की। और जब सफल बनाने की कोशिश की तो हमें दिखाई दी अमेरिका की आजादी। तो मध्यवर्गीय स्वरूप लिए हुआ था, प्रकृति मध्यवर्गीय थी। साथ में आपको यहां पर एक और चीज दिखाई देंगी, प्रगतिशील स्वरूप। प्रगतिशील स्वरूप, प्रगतिशील स्वरूप का मतलब है कि अमेरिकी लोग जो क्रांति कर रहे थे वो क्रांति का उद्देश्य अमेरिका की जनता की प्रगति करना था, और इसलिए अमेरिका के लोगों के द्वारा स्वतंत्रता की बात बोली, और इसी के बाद में लगातार प्रगति के बिंदु को उन्होंने अपने यहाँ पर लाने की कोशिश की। जैसे ही आजाद हुआ तो नई अर्थव्यवस्था की अवधारणा उन्होंने अपने यहाँ लागू कर दी, वाणिज्यवाद को छोड़ दिया, वाणिज्यवाद उन्होंने नहीं अपनाया। वाणिज्यवाद क्या है तो लास्ट लेक्चर जरूर देखिएगा उसे, वाणिज्यवाद की मैंने वहां परिभाषा आपको बताई। तो उन्होंने वाणिज्यवाद को नहीं अपनाया, उनके द्वारा उस समय के प्रमुख अर्थशास्त्री एडम स्मिथ की अवधारणाओं को लागू किया, जिसने कहा था कि जो व्यापार होना चाहिए वो बाजार की मांग और आपूर्ति के अनुसार होना चाहिए, मतलब खुला मार्केट की उनके द्वारा अवधारणा लगाई गई, और उसके अनुसार शासन करने की कोशिश की, व्यापार करने की कोशिश की, अपने अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की कोशिश की। तो ये कहीं ना कहीं अमेरिकी क्रांति के स्वरूप थे। तो हमने ये अमेरिकी क्रांति के स्वरूप को देखने की कोशिश की। अब एक प्रश्न बनता है कि क्या अमेरिकी क्रांति को होने से रोका जा सकता था? आप लोग इसका उत्तर लिखिएगा, अपने मन से लिखिएगा, और जब लिखना नहीं बनेगा तो फिर मुझे कमेंट में लिखिएगा कि सर नहीं बन रहा है, तो फिर मैं इसके ऊपर एक अच्छा सा वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा कि भैया कारण क्या है, रोकी जा सकती थी कि नहीं रोकी जा सकती। एक द्वंद आता है ना कि ऐसा काश ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। वैसे ही मैं बोल रहा हूं कि भैया अमेरिकी क्रांति को क्या रोका जा सकता था?
कि नहीं रोका जा सकता था? तो मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा है, आप मुझे इसका बहुत अच्छे सा एक जवाब लिखकर बताइएगा। तो अमेरिकी क्रांति होती है यहाँ पर समाप्त। अमेरिकी क्रांति के जो जो बिंदु हमने देखे वो बिंदु आपको प्राय समझ में आए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। आप जरूर वीडियो पूरा देखिएगा, मैं आपको और लाइक भी करिएगा, मनोबल बढ़ता भी है कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है। तो हमें लगता है कि मनोबल बढ़ता है, हाँ बच्चे सच में देख रहे हैं कि बस एवे व्यूवर्स बढ़ाने के, इसमें व्यूवर्स वगैरह का कोई रोल नहीं है। बस आप वीडियो को देखकर ये बताने की कोशिश करिए कि भैया हमें बन रहा है, और इसलिए कमेंट में लिखिए और आंसर के साथ लिखिए ताकि मैं देखूं कि हाँ सच में इनको बन रहा है। अब आता है अगला टॉपिक, उसे कहता है अमेरिकी गृह युद्ध। अमेरिकी गृह युद्ध, ये अमेरिकी गृह युद्ध चला 1861 से लेकर 1865। ये पढ़ाएंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। पर उसके पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, अमेरिकी गृह युद्ध के कारण, अर्थात इसकी समाप्ति के कारण भारत में होने वाला कौन सा किसान आंदोलन था? ये मेरा एक प्रश्न है, आप इस प्रश्न को जरूर लिखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर करिए ताकि वीडियो बहुत सारे लोगों तक के पहुंचे, और पहुंचने के बाद में वो पूरे के पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री के पूरे लेक्चरों को समझकर अपने इतिहास के ज्ञान को और बढ़ाने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू।